हे गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एग्ज़ाम पॉइंट। जैसे कि आपको पता है कि हमने इस यूट्यूब चैनल में आपके लिए लूसेंट के टॉप मोस्ट 1000 क्वेश्चनों की सीरीज़ शुरू की है। इससे पहले मैं आपको 3 पार्ट दे चुका हूं और ये आज चौथा पार्ट है। अगर आपने ये 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप देख लें, क्योंकि इन इन पार्टों में हम जितने भी लूसेंट के टॉप मोस्ट क्वेश्चन है जो उत्तराखंड के पहले एग्ज़ामों में आ चुके हैं और रेलवे एसएससी जो भी एग्ज़ाम हैं जहाँ पे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं यहाँ पे उन्हीं क्वेश्चनों को इस वीडियो के द्वारा आपके सामने ला रहा हूँ, जिससे आपकी जो आने वाले जितने भी आगामी एग्ज़ाम है, जैसे कि पुलिस हो गया, कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल, बंदी रक्षक, जितने भी एग्ज़ाम हैं, फॉरेस्ट गार्ड, तो उन सब के लिए आपको जीएस में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर आपने ये सारे पार्ट 1000 क्वेश्चन मेरे साथ सीरीज़ वाइज अच्छे से देख लिए। तो आज हम फिर से हम आपको जैसे कि पता है हम टॉप आज हर वीडियो में 30 क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। तो आज भी हम 30 क्वेश्चन लाए हैं जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी की आपको क्वेश्चन इंक्लूड होंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो आप वीडियो को लाइक करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है कि गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया है। मैंने यहाँ पे जो भी क्वेश्चन लिए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और न जाने कितनी बार क्वेश्चन ये आ चुके हैं, तो आप इनको अच्छे से ध्यान से देखें और नोट डाउन करें जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया, तो गांधी जी द्वारा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था वो कब चलाया गया था? तो वो चलाया गया था 1930 में। तो आपको ये डेट याद रखनी है। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इससे कुछ जान लेते हैं। तो गांधी जी द्वारा जो नमक कानून तोड़ा गया, जो दांडी मार्च था, एक दांडी मार्च जब हुआ था 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 6 अप्रैल 1930 तक, जो ये दांडी मार्च नमक कानून तोड़ा था गांधी जी ने, जो ये पूरी दांडी मार्च चली थी, उसके बाद ही गांधी जी ने ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। तो आपको याद रखना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा 1930 में चलाया था। तो ये भी याद रखना है कि जो दांडी मार्च थी ये कब से शुरू हुई? 12 मार्च से शुरू हुई, 6 अप्रैल तक 1930 में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से है कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अस्थियां मिले, तो घोड़े के जो वहाँ पे अस्थि पंजर हैं वो कहाँ पे मिले हैं? तो वो हो रहा है सुरकोटडा। तो सुरकोटडा एक जगह है, वहाँ पे घोड़े की अस्थियां मिली हैं। तो आपको ये सीधे फैक्ट याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख मिला है, तो जो सती प्रथा का उल्लेख है वो कहाँ पे मिला है? तो वो मिला है भानुगुप्त का एरण अभिलेख। जो भानुगुप्त थे ये गुप्त वंश से संबंधित हैं, गुप्त वंश के राजा थे, तो उनका एक एरण अभिलेख है। वहाँ से हमें सती प्रथा के बारे में सर्वप्रथम जानकारी मिलती है। सती प्रथा आपको पता ही है कि जिस स्त्री का पति मर जाता था तो उस स्त्री के पति के जो लाश थी उसके साथ ही उस स्त्री को भी जिंदा जला दिया जाता था। तो वो उस चीज़ का हमें ये एरण अभिलेख से पता चलता है। और यहाँ से आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि क्वेश्चन आ सकता है कि एरण अभिलेख किस किस गुप्तवंशीय राजा का है? तो आप सीधे याद रखेंगे भानुगुप्त का। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है और ऐसे भी बन सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अकबर ने अपनी गुजरात विजय पर बुलंद दरवाजा बनाया था। तो अकबर ने जो अकबर ने बुलंद दरवाज़ा ये पूछ रहा है कि कहाँ बनाया था। तो इसमें एक क्वेश्चन मैंने और इंक्लूड किया है कि बुलंद दरवाज़ा किस विजय के बाद बनाया। तो अकबर की जो 1571 में जो गुजरात विजय थी उसके बाद उन्होंने बुलंद दरवाज़ा बनाया था। तो ये बनाया था फतेहपुर सीकरी में, और फतेहपुर सीकरी कहाँ है? आगरा। तो आगरा में इन्होंने ये दरवाज़ा बनाया था, बुलंद दरवाज़ा। आपसे पूछा जा सकता है कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर में है। किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था। किस उपलब्धि में बनाया था? इन्होंने जब गुजरात विजय की थी तो उस उपलब्धि में इन्होंने बुलंद दरवाज़ा बनाया था। तो आपको ये सब याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं किस ग्रंथ में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो महात्मा बुद्ध थे उनके पूर्व जन्म की जो कथाएं हैं वो किस ग्रंथ में लिखी गई हैं? तो वो लिखी गई है जातक ग्रंथ। सीधे क्वेश्चन आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है गंगा यमुना नदियों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। जो ये हमारी नदियां हैं गंगा और यमुना, इनका उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो इनका उल्लेख मिलता है ऋग्वेदा में। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है और वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद और सामवेद। तो वेदों की संख्या 4 है, आपको ये ध्यान रखना है। और गंगा यमुना जो नदियां हैं इनका सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। आप इसको सीधे
ध्यान रखें। आप वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक के अंतर्गत दीवान ए कोही कौन सा विभाग था। तो आपको बताना है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो तुगलक वंश का शासक था, तो उसने एक दीवान ए कोही एक विभाग बनाया था। दीवान ए कोही किसको कहते थे, तो ये कहते थे कृषि विभाग। तो कृषि विभाग से संबंधित है दीवान ए कोही। तो और यहाँ से मोहम्मद बिन तुगलक से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और देख लेते हैं कि क्वेश्चन बनता है, आ चुका है कि किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवनागरी बदली थी। तो दिल्ली से राजधानी को देवनागरी ले गया था, सॉरी देवगिरी ले गया था ये मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक से आपको ये फैक्ट भी याद रखना है कि ये इसने अपनी जो राजधानी है वो दिल्ली से देवगिरी ले गया था। तो आपको ये ध्यान रखना है। और दीवाने को ही क्या था, कृषि विभाग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी द्वारा खेड़ा आंदोलन चलाया गया। तो आपको ये याद रखना है कि आपको बताना है कि गांधी जी द्वारा खेड़ा आंदोलन कब चलाया गया था। तो गांधी जी के आपको आंदोलन, सारे आंदोलन याद रखने हैं। इससे पहले मैं पिछले लेक्चरों में सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बात कर चुका हूँ। इस वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन ही था कि सविनय असहयोग, सॉरी इससे पहले वाले वीडियो में असहयोग आंदोलन के बारे में बात कर चुका हूँ। और आज का पहला क्वेश्चन ही सविनय अवज्ञा आंदोलन था। और एक और आंदोलन गांधी जी का है कि खेड़ा आंदोलन। तो खेड़ा आंदोलन कब चलाया गया था, ये चलाया गया था 1918 में। और कहाँ पे, अहमदाबाद में। तो आपको ये डेट और जगह याद रखनी है और गांधी जी के आंदोलन भी याद रखने हैं कि गांधी जी ने खेड़ा आंदोलन कहाँ चलाया था, अहमदाबाद में। कब चलाया था, 1918 में। तो आपको ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है किसने दहसाला पद्धति लागू की थी। देखो दहसाला पद्धति लागू की थी टोडरमल। ये टोडरमल कौन था, तो अकबर का एक दीवान था। अकबर के 9 रत्नों में टोडरमल भी था और ये इसने ही दहसाला पद्धति लागू की थी। तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि दहसाला पद्धति किस किस राजा के समय में लागू हुई, तो वो हुई थी अकबर। तो अकबर के समय में लागू हुई थी, क्योंकि ये टोडरमल अकबर का एक दीवान था। जो अकबर के जो 9 रत्न थे उसमें से एक ये भी था। तो आपको याद रखनी है कि दहसाला पद्धति किसने लागू की, टोडरमल ने। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है किस क्रांतिकारी को बर्मा की मांडले जेल में रखा गया था। देखो बर्मा जो आजकल म्यांमार, इसका अब नाम चेंज हो गया है। तो बर्मा, म्यांमार को पहले नाम बर्मा कहते थे। तो किस क्रांतिकारी को मांडले जेल में रखा गया था, तो आपको बताना है। तो वो थे बाल गंगाधर तिलक, जिनका प्रसिद्ध नारा है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूँगा। तो बाल गंगाधर तिलक से सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर देख लेते हैं। सबसे पहला फैक्ट है कि इनको ये गरम दल के नेता थे, कांग्रेस के नेता थे, गरम दल के नेता थे। दूसरा, इनके 2 पत्रिकाएं थी, एक केसरी और दूसरी मराठा। तो आपको ये दोनों इम्पोर्टेंट है कि केसरी और मराठा किसकी पत्र थे, तो ये थे बाल गंगाधर तिलक के। ये गरम दल के कांग्रेस के लीडर थे और इन्हें बर्मा के मांडले जेल में रखा गया था। तो आपको ये सारे फैक्ट याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस बौद्ध ग्रंथ को बौद्धों का रामायण कहा जाता है। तो आपको बताना है कि जो बौद्ध धर्म है उसमें रामायण, जो बौद्ध लोग हैं उनका रामायण किसको कहा जाता है, उस ग्रंथ का नाम बताना है। तो उस ग्रंथ का नाम है बुद्ध चरित्र। जो महात्मा बुद्ध के बारे में जो भी लिखी गई हैं जो ग्रंथ, उनको ही बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है। तो आपको ये फैक्ट सीधे याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि सीधे आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई। ये हुई 6 अगस्त 1952। अगर आप आगे की डेट याद नहीं भी रखेंगे तो आपको ये याद होना चाहिए, 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय एक परामर्श न्यायालय होगा अनुच्छेद में। तो आपको उस अनुच्छेद का नाम बताना है जिसमें ये कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो परामर्श न्यायालय है। परामर्श न्यायालय का मतलब है कि जैसे ही राष्ट्रपति किसी चीज़ के बारे में सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, यानी कि कुछ चीज़ें अगर राष्ट्रपति को जाननी है तो वो सुप्रीम कोर्ट से जान सकता है। लेकिन उसके लिए राष्ट्रपति जो वो एडवाइस देगा सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति उसको मानने के लिए, मतलब उसको मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है। तो संविधान में ये किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट एक परामर्श न्यायालय होगा, ये कहा गया अनुच्छेद 143। और किसको परामर्श दे सकता है, ये दे सकता है राष्ट्रपति को। तो आपको ये भी याद रखना है। तो 143 याद रखना है। और सुप्रीम कोर्ट, भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, ये किस अनुच्छेद में, आपको ये भी याद रखना है। उच्चतम न्यायालय का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 124 में। तो आपको ये अनुच्छेद भी याद रखना है।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। देखो, महान्यायवादी होता है कि भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी, यानी कि भारत सरकार का ऐसा मान सकते हो कि वकील है, जो हर जगह भारत सरकार को डिफेंड करेगा। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? देखो, इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। और महान्यायवादी का जो अनुच्छेद है, किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा, तो आपको इनके अनुच्छेद भी याद रखने हैं। अनुच्छेद 76 है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पद हैं उनके अनुच्छेद भी आपको याद रखने हैं। जैसे मैंने आपको बताया, महान्यायवादी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसका आपको अनुच्छेद भी याद रखना है। साथ ही 143 अनुच्छेद ये भी याद रखना है, और हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का 124 अनुच्छेद ये भी याद रखना है। तो आपको ये सारे अनुच्छेद याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, फिर से अनुच्छेद से है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वित्तीय आपातकाल का उल्लेख है। यानी कि किसी राज्य में जो वित्तीय कंडीशन खराब हो जाती है किसी राज्य की, तो वहाँ पे राष्ट्रपति एक आपातकाल लगा सकता है, जिसको वित्तीय आपातकाल कहते हैं। तो वित्तीय आपातकाल की किस अनुच्छेद में कहा गया है? ये कहा गया है अनुच्छेद 360। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियाँ, कितने अनुच्छेद हैं? 3 अनुच्छेद है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। तो ये 3 हैं जो आपातकाल से संबंधित है राष्ट्रपति के। तो 352 क्या कहता है कि राष्ट्रपति, जैसे ही हमारे देश में बाहर से कोई आक्रमण हो गया, तो उस समय या सशस्त्र विद्रोह, आर्मी ने या किसी ऐसे जो हमारे पैरामिलिट्री ने विद्रोह कर दिया देश के अंदर, तो उस समय राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 का प्रयोग करके देश में आपातकाल लगा सकता है। अनुच्छेद 356 ये हमारे उत्तराखंड में भी लग चुका है, राष्ट्रपति शासन। इसके तहत जब राज्य की जो डेमोक्रेसी यानी कि जो सरकार है, मतलब अपना खतरे में आ जाती है, यहाँ की जो डेमोक्रेसी है राजनीतिक, वो उस समय राष्ट्रपति 356 का प्रयोग करके राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। और 360 वित्तीय आपातकाल, अगर किसी राज्य की वित्तीय कंडीशन खराब हो जाती है। लेकिन ये अभी तक हमारे देश में नहीं लगा है, ऐसी किसी भी स्टेट में कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं लगी है, लेकिन ये दोनों लग चुकी हैं। तो आपको ये सब याद रखना है, अनुच्छेद याद रखना है। जितना भी मैं क्वेश्चन के साथ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको ये सब नोट डाउन करना है। ये इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन अध्यक्ष होता है? तो आपको बताना है कि जैसे अभी हमारे उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू। तो वेंकैया नायडू अगर भारत के उपराष्ट्रपति होंगे, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ही राज्यसभा के अध्यक्ष भी हो जाएंगे। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का क्या हो जाता है? अध्यक्ष हो जाता है। तो जो उपराष्ट्रपति होगा वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का अध्यक्ष भी हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है। और मुझे कमेंट करके ये बताना है कि अभी लोकसभा का अध्यक्ष कौन है। राज्यसभा के अध्यक्ष तो मैंने बता दिया है कि वेंकैया नायडू है। तो आपको कमेंट में करना है कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद में किसे पॉपुलर चेंबर कहते हैं? तो देखो, भारतीय संसद में कितने सदन हैं? 2 सदन हैं, एक लोकसभा और दूसरी राज्यसभा। तो इसमें पॉपुलर चैम्बर किसको कहते हैं, आपको ये बताना है। पॉपुलर चैम्बर का मतलब कि जो इम्पोर्टेंट है, यानी कि जो लोगों द्वारा सीधे चुना जाते हैं। यहाँ पे जो हम एमपी भेजते हैं वो सीधे लोकसभा में बैठते हैं, तो इसलिए लोकसभा को एक पॉपुलर चैम्बर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। जो नीति आयोग है, इससे पहले वीडियोस में मैं आपको नीति आयोग की पूरी फुल फॉर्म बता चुका हूँ। तो आपको ये भी कमेंट करके लिखना है कि नीति आयोग की ये फुल फॉर्म क्या है। अगर आपने ये जानना है तो आप पिछली वीडियो को देखिए, जहाँ पे मैंने नीति आयोग के बारे में आपको बताया। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अभी कौन है? अभी हैं हमारे मोदी जी हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार आपको इसके साथ याद रखना है। और सीईओ, नीति आयोग के सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। तो आपको ये याद रखना है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष कौन है? अभी राजीव कुमार। और सीईओ अमिताभ कांत। तो आपको ये तीनों क्वेश्चन याद रखने हैं। और नीति आयोग की आपको फुल फॉर्म मुझे कमेंट में बतानी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? यानी कि जो उत्तरदायित्वता होती है मंत्रिपरिषद की, वो किसके प्रति होती है? 2 सदन होते हैं, तो उनमें से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है ये मंत्रिपरिषद। तो आपको ये सीधे क्वेश्चन याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे संविधान में मूल अधिकार लिए गए हैं। तो आपको बताना है कि हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ से लिए गए? ये लिए गए अमेरिका से मूल अधिकार लिए गए। और मूल अधिकार जो हमारे हैं अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं, और भाग 3। तो आपको इसके साथ ये याद रखना है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। तो भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न जाने कितनी बार ये पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कम समय में हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे जिसके कि आपको समय भी बचेगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास ये क्वेश्चन भी आप कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। देखो जो भूकंप की तीव्रता होती है, कहीं पे भूकंप आया है, कितनी तीव्रता का भूकंप आया है, ये सब सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, कितनी बार आ चुका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है, ये शुक्र ग्रह को कहा जाता है, जिसको भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह यही है और सौरमंडल का सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह भी यही है। ये सेम पृथ्वी की तरह दिखता है, इसलिए इसको पृथ्वी की बहन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से गुजरती है। जो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा है वो कहाँ से गुजरती है, तो आपको ये सीधे याद रखना है कि 180 डिग्री देशांतर। तो 180 डिग्री देशांतर में अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। तो आपको ये क्वेश्चन यह बताना है कि सबसे ऊंचा वो है माउंट कोटोपैक्सी कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में। तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत ये है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, जितने भी मौसम संबंधी घटनाएं होती है जहाँ पे बादल बनते हैं, वर्षा होती है, ये किस मंडल में होती है। ये होती है क्षोभ मंडल में। सबसे पहले मंडल आपको पता होने से सबसे पहले होती है क्षोभ मंडल, फिर होती है समताप मंडल, फिर आयन मंडल होती है। ऐसे मंडल बढ़ते जाते हैं। तो क्षोभ मंडल जो ये है, यहाँ पे वर्षा संबंधी जितने भी घटनाएं होती है। और जो एरोप्लेन है वो एरोप्लेन कहाँ पे चलते हैं, एरोप्लेन चलते हैं यहाँ पे समताप मंडल में। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है यूके ट्रिपल एससी में कि जो वायुयान है वो किस मंडल में चलते हैं। तो वो समताप मंडल में चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई बादल की घटनाएं नहीं है, क्योंकि बादल की घटनाएं जो भी बादल है यहीं पे होती हैं। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में कहते हैं। तो आपको बताना है कि सीधे वन लाइनर क्वेश्चन है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, तो वहाँ कहते हैं पद्मा। तो आपको ये सीधे क्वेश्चन याद रखना है। और गंगा नदी भारत में अगर देखा जाए तो पूरी तरह बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ये कहाँ से निकलती है, उत्तरकाशी के गोमुख से निकलती है और देवप्रयाग से इसका नाम गंगा नदी बन जाता है। लेकिन उत्तरकाशी के गंगोत्री से भागीरथी निकलती है। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सूरत किस नदी के किनारे है। तो सूरत आपको बताना है। सबसे पहले सूरत कहाँ स्थित है, ये गुजरात में स्थित है। तो सूरत कौन सी नदी के किनारे बसा है, तापी नदी की। और तापी नदी एक ऐसी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है। बहुत सारी नदी लगभग पूर्व की ओर बहती है। तापी और नर्मदा नदी ये दो नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। तो आपको ये भी क्वेश्चन याद रखना है कि तापी और नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और तापी नदी के किनारे गुजरात का सूरत शहर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि लोनार झील स्थित है। देखो लोनार झील एक ज्वालामुखी झील है, नहीं सॉरी ज्वालामुखी नहीं है, ये पिंड जो आकाश से एक पिंड गिरा था तो वहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था, तो वहाँ पे लोनार एक झील बन गई थी। तो लोनार झील कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। तो आपको ये सीधे क्वेश्चन याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है मानसून से। आपको बताना है कि कौन से मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो ये होती है पश्चिमी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून से। जैसे कि ये भारत का दक्षिण भारत है, तो यहाँ से जो मानसून आता है सबसे पहले केरला में पश्चिम घाट में टकराता है। तो ये दक्षिण हो गया और ये पश्चिम हो गया, तो इसलिए दक्षिण पश्चिमी मानसून से भारत में सबसे पहले वर्षा शुरू होती है। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि सिमलीपाल नेशनल पार्क स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे नेशनल पार्क भी मैं हर एक वीडियो में आपको इंक्लूड करते रहूँगा। इससे पहले हमने असम के और मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क भी देखे थे। तो आज हम सिमलीपाल नेशनल पार्क की बात करेंगे कि सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो ये है उड़ीसा में। तो उड़ीसा में सिमलीपाल इस एक और है भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ है, उड़ीसा में है। तो आपको ये याद रखना है, ये दोनों नेशनल पार्क याद रखने हैं। और अगर आप कान्हा नेशनल पार्क हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, एमपी में है। और काजीरंगा, मानस, डिब्रू साइखोवा, रायमोना, ये सारे नेशनल पार्क हम असम में बात कर चुके हैं। और सुल्तानपुर भी बात किया था हमने, हरियाणा में है। तो आपको ये सारे नेशनल पार्क याद रखने हैं और जितने भी क्वेश्चन हैं सारे याद रखने हैं जो आपके आगामी एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जल्दी ही हम इसका पार्ट 5 लाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।